टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की इस क्लास में सभी का स्वागत। मैं रफ़ीक। इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड some properties of an ellipse. Especially we have seen how respective positions of an ellipse and a straight line can be there. एक सरल रेखा और एक दीर्घवृत्त एक दूसरे के सापेक्ष किस किस स्थिति में हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। एक दीर्घवृत्त और एक रेखा या तो ऐसे ही हो सकते हैं कि रेखा दीर्घवृत्त को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर काटे, या ऐसा हो सकता है कि रेखा दीर्घवृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे, या ऐसा हो सकता है कि रेखा और दीर्घवृत्त बिल्कुल अलग अलग हों और कोई दोनों का कॉमन पॉइंट ना हो। देयर मे बी टू डिफरेंट कॉमन पॉइंट्स ऑफ एन ellipse एंड a straight line. The two common points may be coincident, that is actually only one point is common. In this case we say that this line is a tangent of this ellipse, and the third case may be there is no common point of straight line and ellipse. और इन तीनों केसेस की कंडीशंस भी हमने पढ़ी थी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर एलिप्स को काट रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो इनके बीच की दूरी यानी दो प्रतिच्छेद बिंदुओं के बीच की दूरी PQ यानी जीवा की लंबाई, या रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई PQ, उसका एक मान आया था। और वो मान क्या आया था? वो था 2AB अपॉन A² M² प्लस B² इंटू √1 प्लस M² इंटू A² M² प्लस B² माइनस C²। ये जीवा की लंबाई का फॉर्मूला प्रूव हुआ था, और इसमें इस फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है, तो सब कुछ इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि इन तीन में से कौन से केसेस होंगे। हमने पाया था कि अगर ये फैक्टर पॉजिटिव है तो फिर PQ एक्चुअली आएगा, यानी PQ एक ये डिस्टेंस जीवा की लंबाई एक वास्तविक संख्या आएगी, और उसकी कंडीशन आ जाएगी A² M² प्लस B² C² से बड़ा हो तब ये पॉजिटिव होगा। और ये वाली सिचुएशन यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि रेखा और दीर्घवृत्त का केवल एक ही ओबेनिस्ट बिंदु हो, ये तब होगा जब ये दोनों बिंदु जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो सेम हो जाएं, यानी एक के ऊपर एक आ जाए। और वो अगर ऐसा होगा तो P और Q के बीच की दूरी ज़ीरो हो जाएगी, और वो तब होगा जब ये फैक्टर ज़ीरो होगा, और ये फैक्टर ज़ीरो तब होगा जबकि A² M² प्लस B² बराबर C² हो। ये B² है। और ये वाली सिचुएशन कि लाइन और एलिप्स का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, वो तब होगा जब ये जीवा PQ की लंबाई काल्पनिक हो जाए, और काल्पनिक तब होगा जब ये फैक्टर नेगेटिव हो जाए, और वो होने के लिए चाहिए A² M² प्लस B² इज़ लेस देन C²। तो ये तीन केसेस हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। जीवा की लंबाई, रेखा और दीर्घवृत्त की तीन रेस्पेक्टिव पोजीशंस। फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशंस पढ़ी थी। इसके बाद अब इस बीच वाली पोजीशन से, बीच वाली जो पोजीशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली है। और इस स्थिति में ये जो लाइन है, अगर इसका इक्वेशन y = mx + c था,
अगर ये स्पर्श रेखा बनती है तो इसका सी कितना होगा वो यहाँ से निकाला जा सकता है, और वो सी की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमें प्राप्त हुए थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यानी सी का मान प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या प्राप्त हो गई, दीर्घवृत्त की एक दी हुई प्रवणता m वाली दो स्पर्श रेखाएं, दो पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए गिवन स्लोप। तो ये तो एक बात हो गई कि अगर हमें दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता पता हो तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद आज हम ले रहे हैं दो चीज़ें, एक तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं, ऑक्सिलरी सर्किल, सहायक वृत्त और प्राचलिक निर्देशांक या प्राचलिक समीकरण दीर्घवृत्त का। तो क्या होता है सहायक वृत्त, जो दीर्घवृत्त होता है उसकी जो दीर्घाक्ष है, ऐसा सर्किल बना लें जिसके लिए ये दीर्घाक्ष व्यास हो जाए, यानी दीर्घाक्ष की लंबाई को व्यास मानकर बनाया हुआ सर्किल, ये सर्किल। तो दीर्घवृत्त उस वृत्त के अंदर आ जाएगा और ये जो सर्किल है ये सहायक वृत्त कहलाता है। स्पष्ट है कि अगर ये व्यास है दीर्घाक्ष जिसकी लंबाई 2 होती है, तो फिर उसका मध्य बिंदु जो कि दीर्घवृत्त का केंद्र भी होता है, ये इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा, और ये दूरी जो कि a है, स्मॉल a, ये इस सहायक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो फिर सहायक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a हो जाने पर उसका समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो जो मानक दीर्घवृत्त होता है उसका सहायक वृत्त ये होता है। दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त एवं प्राचलिक समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण तो ये है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, और उसमें हमने ये मान के चल रहे हैं कि a बड़ा है, और इसलिए जो निर्देशीय अक्ष हैं y अक्ष और x अक्ष, उसके सापेक्ष दीर्घवृत्त की सिचुएशन ऐसी होगी, ये दीर्घवृत्त का केंद्र होगा मूल बिंदु, और ये दीर्घवृत्त है जिसकी दीर्घ अक्ष a डैश से a तक ये x अक्ष पर होगी, और लघु अक्ष b से b डैश तक ये y अक्ष पर होगी। तो ये तो हो गई इस दीर्घवृत्त की बात। अब इस दीर्घवृत्त की जो दीर्घ अक्ष है a डैश से a तक, इसको व्यास मानकर ये जो सर्किल बनाया गया है, ये सर्किल कहलाएगा दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त। दीर्घवृत्त की दीर्घाक्ष a डैश है जिसकी लंबाई 2a होती है को व्यास मानकर बना वृत्त दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। और उसका समीकरण क्या होगा वो हमने अभी देख लिया कि जब ये दीर्घवृत्त का व्यास है जिसकी लंबाई 2a होती है, तो इसकी हाफ लंबाई o से a तक ये दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और केंद्र ये हो जाएगा जो कि मूल बिंदु है, जो कि दीर्घवृत्त का भी केंद्र है। तो मूल बिंदु केंद्र और a त्रिज्या का वृत्त बनेगा ये वाला, जिसको कि हम सहायक वृत्त कह रहे हैं, ये बाहर वाला वृत्त। तो उसका समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये तो हो गई दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त या ऑक्सिलरी सर्किल की बात। अब हम आए दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं। तो दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु ले लें, कहीं भी P। पहले हम इस बिंदु P के प्राचलिक निर्देशांक क्या होंगे और इस बिंदु P का उत्केंद्रता कौन क्या होगा ये समझेंगे। तो दीर्घवृत्त पर एक बिंदु कहीं भी ले लें P, फिर इस P बिंदु से दीर्घाक्ष या मेजर एक्सिस पर लंब डाल दें PM। इसको हम बिंदु P की कोटि या ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, और ये दूरी OM भुज होती है। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, जो दीर्घवृत्त पर बिंदु है, सहायक वृत्त पर नहीं। तो ये OM दूरी x1 और ये MP ऊंचाई या इस बिंदु P की कोटि y1 हो जाएगी। अब इस ऑर्डिनेट या कोटि MP को
आगे ऊपर की तरफ बढ़ाएं तो ये सहायक वृत्त को किसी बिंदु पर काटेगी। वो बिंदु मान लिया Q। यानी पहले हमने दीर्घवृत्त पर एक बिंदु लिया, फिर इस बिंदु से दीर्घाक्ष पर लंब डाला PM, फिर इस MP को यानी रेखाखंड MP को MP दिशा में बढ़ाया ताकि ये सहायक वृत्त को किसी बिंदु पर काटे, और वो बिंदु मान लिया हमने Q। फिर इस Q को मूल बिंदु O या दीर्घवृत्त के केंद्र O से मिला दिया। अब इस सिचुएशन में ये जो एंगल बना, जिसको हमने यहाँ पे थीटा द्वारा डिनोट कर रखा है, यानी एंगल AOQ, ये कोण दीर्घवृत्त के इस बिंदु P का उत्केंद्रता कोण कहलाएगा। ये उत्केंद्रता कोण की परिभाषा हो गई। दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु हो, उससे दीर्घाक्ष पर लंब डालें, उस लंब को MP दिशा में बढ़ाएं ताकि वो सहायक वृत्त को किसी बिंदु Q पर काटे, O को Q से मिला दें। तो ये जो ध्रुवांतर रेखा OQ है, ये जितना दीर्घाक्ष से कोण बनाती है, वो कोण इस बिंदु P का उत्केंद्रता कोण कहलाता है। ध्यान रखें, ये P का उत्केंद्रता कोण कहलाएगा, Q का नहीं। तो ये तो हो गई उत्केंद्रता कोण की परिभाषा। हमने लिखा है सहायक वृत्त की बात हमने कर ली। उसके बाद Px1y1, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु लिया, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो बिंदु दीर्घवृत्त पर है वो दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स जो दीर्घवृत्त के कोऑर्डिनेट्स हैं, इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी उसमें x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये बिंदु P हमने दीर्घवृत्त पर लिया है। अब P के निर्देशांक दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट कर गए। उसके बाद P से PM दीर्घाक्ष पर लंब डाला, MP को बढ़ाया, जैसा कि अभी हमने समझा। MP को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो वो यह सहायक वृत्त को Q पर काटता है। तो एंगल AOQ अगर थीटा है तो ये थीटा दीर्घवृत्त के बिंदु P का उत्केंद्रता कोण या प्राचल कहलाता है। इसको उत्केंद्रता कोण भी कहेंगे हम P का, और प्राचल भी कहेंगे। तो ये हो गई उत्केंद्रता कोण क्या होता है, और ये दीर्घवृत्त के हर बिंदु के लिए होगा। जैसे अगर हम ये दीर्घवृत्त ले लें, ये उसकी दीर्घाक्ष जो कि x अक्ष है और ये लघु अक्ष जो कि y अक्ष है। अगर हमने बिंदु P यहाँ लिया तो अभी हमने देखा कि उत्केंद्रता कोण कैसा बना। अगर हम बिंदु उससे पहले इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त बना लें, दीर्घाक्ष को व्यास मानकर ये सहायक वृत्त बन गया। अब अगर हम दीर्घवृत्त का बिंदु P यहाँ लेंगे, दीर्घवृत्त पर बिंदु P यहाँ लेंगे, तो उसके संगत सहायक वृत्त पर एक बिंदु Q आएगा। वो कैसे आएगा? P से दीर्घाक्ष पर लंब PM, फिर MP दिशा में इसको बढ़ाएंगे तो ये सहायक वृत्त को Q पर काटेगा, फिर इस Q को मूल बिंदु से मिला देंगे। तो ये OQ जो है ये दीर्घाक्ष से जितना कोण बनाएगा, ये कोण, ये इस बिंदु P का उत्केंद्रता कोण कहलाएगा। सिमिलरली दीर्घवृत्त पर ये जो बिंदु है दीर्घाक्ष का एक सिरा A', इसका उत्केंद्रता कोण पाई हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु के संगत सहायक वृत्त पर बिंदु ये खुद ही है। इधर बिंदु अगर हम दीर्घवृत्त पर लेंगे, इधर अगर बिंदु दीर्घवृत्त पर P हमने यहाँ लिया है तो यहाँ से लंब डाल देंगे दीर्घाक्ष पर PM, और फिर इस लंब को MP दिशा में बढ़ाएंगे ताकि सहायक वृत्त को काटे। सहायक वृत्त को ये यहाँ पर काटता है Q पर, तो Q को O से मिला देंगे, और ये लाइन OQ दीर्घाक्ष से जितना कोण बनाएगी वो इतना कोण होगा। ये इस बिंदु P का उत्केंद्रता कोण हो जाएगा। तो इस तरह से दीर्घवृत्त पर हर बिंदु का उत्केंद्रता कोण होगा, और अगर हम उसकी रेंज देखेंगे तो उत्केंद्रता कोण आएगा 0 से बड़ा या बराबर और 2 पाई से छोटा। जैसे इधर बिंदु दीर्घवृत्त पर होगा, उसका उत्केंद्रता कोण कैसे आएगा? इस बिंदु P से दीर्घाक्ष पर लंब डालेंगे PM और MP दिशा में इसको बढ़ाएंगे, तो इस P बिंदु जो कि दीर्घवृत्त पर है उसके संगत सहायक वृत्त पर बिंदु Q यहाँ पर आएगा, और ये बिंदु Q को O से मिला देंगे। तो जो OQ लाइन बनेगी वो दीर्घाक्ष की धनात्मक दिशा से जितना कोण बनाएगी, ये कोण जो कि 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, यानी 3 पाई 2 से बड़ा और 2 पाई से कम होगा। तो ये इस बिंदु P का उत्केंद्रता कोण हो जाएगा। स्पष्ट है कि प्रथम चरण में दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका उत्केंद्रता कोण 0 से π/2 तक होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो बिंदु होगा उसका π/2 से π तक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दीर्घवृत्त पर जितने बिंदु होंगे उनके उत्केंद्रता कोण π से अधिक और 3π/2 से कम होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बिंदु होंगे उनके उत्केंद्रता कोण 3π/2 से अधिक और 2π से कम होंगे। तो ये हर बिंदु, दीर्घवृत्त के हर बिंदु का एक उत्केंद्रता कोण हो जाता है। उसके बाद हम कुछ ज्योमेट्रिक पॉइंट्स समझें। ये जो Q को हमने O से मिला दिया था, तो ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया OMQ, और उसका ये एंगल थीटा है। इस एंगल थीटा के लिए ये बेस है OM यानी आधार है, और कर्ण यह है OQ हाइपोटेन्यूज। तो समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। हम चाह रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स जो हमने x1 y1 मान लिए हैं उनके मान निकालना कि x1 कितना होगा और y1 कितना होगा। तो इस समकोण त्रिभुज OMQ में आधार OM बटे कर्ण OQ बराबर cos थीटा होगा। इस बात पर आएँ, समकोण त्रिभुज OMQ में OM बटे OQ बराबर cos थीटा। OQ को राइट साइड में ले लें तो OM बराबर OQ cos थीटा। OM x1 है, P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो OM की जगह x1, और OQ सहायक वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल a, तो OQ की जगह a। तो जो x1 P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माना था उसका मान आ गया a cos थीटा। अब P का सेकंड कोऑर्डिनेट जो y1 है उसका मान निकालने के लिए x1 का ये मान इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में x1 और y1 में संबंध है। तो यहाँ x1 की जगह a cos थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और y1 बटे b स्क्वायर बराबर 1। cos स्क्वायर थीटा राइट साइड में आएगा तो, और b स्क्वायर भी राइट साइड में आ जाएगा, तो y1 स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो उसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और उससे y1 स्क्वायर बराबर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट लेने पर y1 बराबर b साइन थीटा। तो x1 का मान यानी कि P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने ज्योमेट्री से ज्ञात किया समकोण त्रिभुज से, और फिर x1 का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखकर y1 का मान निकाल लिया। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 मान रखे थे वो अब हो जाएंगे a cos थीटा b साइन थीटा, क्योंकि x1 का मान a cos थीटा आया और y1 का मान b साइन थीटा है। ये दीर्घवृत्त के बिंदु P के प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं, और ये थीटा जो कोण है उसे हम बिंदु P का प्राचल कह सकते हैं, पैरामीटर कह सकते हैं, और उत्केंद्रता कोण तो कहेंगे ही, यानी दीर्घवृत्त पर विद्यमान बिंदु का जो उत्केंद्रता कोण होता है वही प्राचल होता है। तो यह P के प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। अब P के प्राचलिक निर्देशांक ही हो गए तो फिर दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण क्या हो जाएंगे? दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण होंगे यही, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b साइन थीटा। ये b होगा क्योंकि y का मान b साइन थीटा आया था, y बराबर b साइन थीटा। ये x का मान a cos थीटा और y का मान b साइन थीटा दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अगर हम दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण हमने ले रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, उसमें x का मान a cos थीटा रखें और y का मान b साइन थीटा रखें तो इक्वेशन संतुष्ट होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी वक्र के प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं, x और y के मान किसी थर्ड वेरिएबल थीटा के रूप में ऐसे हों जो उसके दीर्घवृत्त उसके कार्तीय समीकरण को संतुष्ट करें तो वो प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। और जो प्राचलिक समीकरण होते हैं उन्हीं को पॉइंट के तौर पे लिख दें तो वो उस वक्र पर विद्यमान किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने कई बातें समझ ली। एक तो ये कि दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त क्या होता है। दीर्घाक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त होता है, और दीर्घवृत्त का अगर मानक समीकरण ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जिसमें ए बड़ा है बी से, तो फिर इसके सहायक वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसके अलावा हमने ये समझा कि दीर्घवृत्त पर विद्यमान हर बिंदु का एक उत्केंद्रता कोण होता है, और वो क्या होता है, दीर्घवृत्त पर कहीं भी बिंदु ले लें, उससे दीर्घाक्ष पर लंब डालें PM, और उस लंब को MP दिशा में बढ़ाएं ताकि वो सहायक वृत्त को काटे, और वो सहायक वृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु दीर्घवृत्त के बिंदु P
के संगत सहायक वृत्त का बिंदु कहलाता है। और सहायक वृत्त के उस बिंदु को ओ से मिला दें तो जो ओ क्यू लाइन बनती है वो दीर्घाक्ष से जितना कोण बनाती है वो बिंदु P का उत्केंद्रता कोण होता है, और उसी को हम बिंदु P का प्राचल कहते हैं। और उस प्राचल या उत्केंद्रता कोण के रूप में P के निर्देशांक ये आ जाते हैं जो कि प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। और फिर x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा लिख दें तो ये किसी भी इस दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।